हेलो स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड में जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में, जिसका इक्वेशन था P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस H1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस H2। तो ये जो इक्वेशन है जो हमें हमेशा काम में आने वाला है, उस इक्वेशन को मैं ऊपर ही लिख के रखूंगा। करेक्ट। सो इट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो इक्वेशन है दैट इज P1 बाय रो जी प्लस V1 square by 2G plus H1 on the first side of the flow is equal to P2 by rho G plus V2 square by 2G plus H2 on the other side, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है। उसके लिए इक्वेशन हमेशा क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। तो इसके जो एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, उसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, सो वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन विल बी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसको टॉरिसेलीज लॉ भी बोला जाता है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था बर्नौलीज प्रिंसिपल के टाइम पे, कि अगर कोई मटका है, ठीक है ना, वेसल है, उसको नीचे से अगर होल है, फिर अगर कोई नल है, अगर वेसल भरा हुआ है तो पानी जो होता है वो उस होल में से निकलने की कोशिश करता है। इनिशियली जब पानी भरा हुआ रहता है वेसल में, तो यहां से ओपनिंग से निकलने वाली जो वेलोसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ते आहिस्ते जो पानी कम होते जाता है, वैसे वैसे जो पानी का लेवल नीचे आएगा, तो यहां से निकलने वाली वेलोसिटी इफ्लक्स जो होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। तो इसको मैं डायग्राम के जरिए समझा रहा हूं, जस्ट पे अटेंशन। सपोज मैं बोलता हूं कि ये कोई कंटेनर है लाइक दिस, एंड सपोज इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है और इस कंटेनर का यहां पर एक होल है सपोज, तो ऑब्वियसली यहां से पानी नीचे गिरने की कोशिश करेगा, राइट। सो अब यहां से वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो अगर यहां पे हम जब बर्नौलीज लगाएंगे, सो बर्नौलीज को आपको पता है हमेशा दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है 0.1, एक होता है 0.2। तो यहां पर जो हम 0.1 रखने वाले हैं, ठीक है ना, वो ये होगा, और जो 0.2 रखेंगे हम, वो ये रहेंगे जब यहां से वो पानी जो है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। सो अगर हम बात कर दें यहां की, सो यहां पर जो प्रेशर है P1 दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। सो हम इसे लिखेंगे इट इज इक्वल टू P0। जब ये लिक्विड यहां से बाहर निकल गया है, ठीक है ना, जस्ट आउट हो गया है, तो उस पर भी जो प्रेशर है, ठीक है ना, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, करेक्ट। तो यहां के लिक्विड पे जो यहां से जो प्रेशर आ रहा है दैट इज ऑल्सो एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जो P2 है जो बाहर की तरफ है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। P2 इज इक्वल टू PO, राइट, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, सपोज ये डेटम है, डेटम मतलब मैंने बताया था आपको बेस। डेटम से अगर इधर की जो हाइट है और यहां की जो हाइट है उसे अगर हम कंसीडर करें, तो यहां की हाइट है सपोज H1 और यहां की जो हाइट है इस पॉइंट की दैट इज नथिंग बट H2, करेक्ट। सो अब हम अगर हमारा ये इक्वेशन अगर पुटअप करने जाए, सो सबसे पहली चीज आपको ये नजर आएगा कि सर P1 भी P0 है, P2 भी P0 है। तो अगर आपने ये दोनों वैल्यूज अगर इधर डाल दी इस इक्वेशन पे बर्नौलीज की, तो ये भी हो जाएगा P0 बाय रो जी, ये भी हो जाएगा P0 बाय रो जी, दोनों भी कैंसिल ही हो जाएंगे। तो जो आपका इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बचेगा, जस्ट पे अटेंशन। सो इट विल बिकम V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस H1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस H2। ये इतना ही बचने वाला है ना। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज H1 माइनस H2, तो आप बोलोगे सर H1 माइनस H2 इज ऑलमोस्ट द हाइट ऑफ द वेसल। मतलब हाइट ऑफ द वेसल मतलब वेसल में लिक्विड जितने हाइट तक है, तो इतना हाइट जो रहेगा दैट विल बी द डिफरेंस इन द H1 माइनस H2। सो अगर ऐसा ही है, सो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर मैं ये V1 स्क्वायर बाय 2G अगर उधर लेके जाता हूं और ये H2 अगर इधर लाता हूं, तो ये इक्वेशन हो जाएगा देयरफॉर H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। व्हाट इज H1 माइनस H2? इट इज H, राइट। V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, ऐसा हम लिख रहे हैं। सो अगर मैं ये 1/2G भी बाहर ले लूं, सो इट विल बी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चलो ये भी सही है। एक काम करते हैं, इस 2G को इधर लेके आते हैं, तो 2G अगर हम इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2G इंटू H, करेक्ट। ये इक्वेशन भी सही है। हमें यहां का वेलोसिटी चाहिए, दिस वेलोसिटी,
दिस इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, मतलब हमें v2 चाहिए, ठीक है ना। अगर हमें v2 चाहिए तो हमें वो कैसे मिल सकता है, जस्ट पे अटेंशन। हम यहां पर अप्लाई करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी इक्वेशन। व्हाट कंटिन्यूटी इक्वेशन सेज दैट इट इज a1v1 इज इक्वल टू a2v2 बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, करेक्ट। सो यहां से अगर हमें v2 ही चाहिए तो एक काम करते हैं ना, हम v2 को रखते v1 को हटा देते। सो व्हाट इज v1 इज इक्वल टू a2v2 बाय a1, करेक्ट। सो देयरफॉर व्हाट इज v1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर, सही। लेकिन अब यहां पर एक समझने लायक बात है, अगर आप देख रहे हो यहां का जो एरिया है और यहां का जो एरिया, इसमें बहुत फर्क है। A2 जो है हियर, A2 इज वेरी 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 स्मॉलर देन A1, बहुत छोटा है ये। A2 अगर बहुत छोटा है, होल लाइक है या फिर छोटा सा ओपनिंग है, सो A2 अगर A1 से बहुत छोटा है, सो A2 बाय A1 बहुत ही छोटा हो जाएगा। A2 बाय A1 क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा। अगर A2 बाय A1 बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, सो A2 बाय A1 का स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, करेक्ट। सो ये चीज हमें अब ध्यान रखनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज ये इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको नाम दें 1, अगर हम इसे नाम देते हैं 2, इसे नाम देते हैं अगर 3, करेक्ट। सो पुट 3 इन 2, तो क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा माइनस v1 स्क्वायर, बट व्हाट इज v1 स्क्वायर दिस टर्म, a2 बाय a1 द होल स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू 2gh। चलो ये भी सही है। अब अगर आप देखो यहां पर, सो v2 स्क्वायर यहां पर भी है, v2 स्क्वायर यहां पर भी है, हम क्या कर सकते हैं इसको, यस वेरी गुड, कॉमन निकाल सकते हैं। सो v2 स्क्वायर इन ब्रैकेट, अब यहां से अगर v2 स्क्वायर कॉमन निकला तो 1 माइनस ये आ जाएगा, इट इज a2 by a1 the whole square, right, is equal to 2gh, right। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, if a2 is very very lesser than a1, है ना, सो a2 अगर very very lesser than a1 है, या फिर अगर ये लाइन हम बाद में ले लेते हैं, a2 अगर बहुत छोटा है a1 से, सो a2 by a1 तो नेग्लिजिबल हो गया, उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, करेक्ट। सो इन दैट केस अब होगा क्या, एज a2 is very 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 smaller than a1, therefore a2 by a1 the whole square is neglected, negligible। सो आपका जो इक्वेशन है, अगर ये negligible है मतलब ये 0 हो गया। व्हाट इज 1 माइनस 0, 1, तो इतना ही बचेगा सिर्फ। सो देयरफॉर v2 square is equal to 2gh, so v2 is under root 2gh, v2 is equal to under root 2gh, ठीक है ना। सो इसका मतलब है कि यहां से लिक्विड कितना बाहर निकलेगा, कितने स्पीड से बाहर निकलेगा, वो 2g और हाइट पे डिपेंड करता है कि कितने हाइट तक पानी है, उस होल के ऊपर कितने हाइट तक पानी है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि अगर ये ऐसा कोई वेसल है और उस वेसल के नीचे अगर यहां से ओपनिंग है, सो ओपनिंग में कितने हाइट तक पानी है, ठीक है ना, उसके ऊपर वेसल में, दैट मैटर्स अ लॉट, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो अगर ऐसा ही है, सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना, जस्ट पे अटेंशन। सो जैसे कि आप अभी यहां पर देख रहे हो, फिलहाल के लिए सामने एक वाटर प्यूरिफायर है जिसके अंदर इस लेवल तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। सो अगर आप देख सको तो यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसके अंदर। इसका जो हाइट है, मतलब यहाँ पर ओपनिंग है, सो यहाँ से जो उसका हाइट बन रहा है फिलहाल के लिए वो थोड़ा कंपेरेटिवली क्या है, ज्यादा है। और ऐसे केस में अगर मैं इसे अब ओपन करता हूँ नल को, तो पानी जो है वो काफी स्पीड से गिरेगा, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि पानी जो है वो काफी स्पीड से क्या हो गया, गिर गया। और उसी तरीके से लेवल जो है वो भी आहिस्ते आहिस्ते क्या हो गई थी, थोड़ा नीचे आ गई थी। अब थोड़ी देर बाद जब ये और नीचे की तरफ आएगा और जब लिक्विड लेवल ऑलमोस्ट यहाँ तक कहीं पर पहुंच जाएगा, उसके बाद इसका जो इफ्लक्स लेवल या फिर वेलोसिटी रहेगा, दैट विल बी थोड़ा सा अलग रहेगा, दैट विल बी समहाउ डिफरेंट, थोड़ा कम हो जाएगा वो स्पीड। उसके बारे में देखते हैं। अब ये जो स्पीड है, अगर हम अब देखते हैं,
सो अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये स्पीड आहिस्ते आहिस्ते जो है और कम होते गया है कंपेरेटिवली। और जब ये पूरा ही जब लेवल जो है और नीचे आ जाएगा तो उस वक्त की जो इफ्लक्स का स्पीड है वो और कम हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अब ये ऑलमोस्ट खत्म होने को है एंड द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज बीइंग लोअर डाउन। करेक्ट? ओके। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर अगर आपको यही इक्वेशन चाहिए था तो आप न्यूटन के तीसरे काइनेमेटिक इक्वेशन से भी इसे निकाल सकते थे। कैसे? पे अटेंशन। सपोज मैं बोलता हूं कि जो लिक्विड है वो अगर यहां से इधर मोशन कर रहा है, सपोज अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं, सो इन दैट केस यहां पर जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल वो 0 है, क्योंकि जस्ट आहिस्ते आहिस्ते नीचे 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 लिक्विड जा रहा है तो उसका तो कोई स्पीड नहीं है, निग्लिजिबल है। यहां का स्पीड हमें चाहिए फाइनल स्पीड। जो डिस्प्लेसमेंट है लिक्विड का वो h है, जैसे कि आप देख रहे हो यहां से यहां जा रहा है लिक्विड और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। तो अगर हम न्यूटन का तीसरा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाए v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, सो v मतलब यहाँ का इफ्लक्स वेलोसिटी इज v² इज इक्वल टू u, जो कि यहाँ का वेलोसिटी है, लिक्विड जस्ट नीचे नीचे जा रहा है तो हम 0 ले लेंगे। जैसे कि हमने इस डेरिवेशन में भी इसको 0 ही ले लिया था, ठीक है ना, बाद में जाके वो 0 ही हो रहा था नेग्लिजिबल। प्लस 2a की जगह पर आएगा g और s। अगर यहां से यहां तक लिक्विड ने डिस्प्लेसमेंट किया सो इट इज s इज इक्वल टू h, सो v² इज 2gh, तो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो यहां से भी तो सर सेम ही इक्वेशन मिल रहा है, जो यहां पर है वही तो सेम है यहां पर। तो इतना सब करने की जरूरत क्या थी, है ना, ये क्वेश्चन माइंड में आता है। मैं आपको ये चीज बता दूं कि जब हम न्यूटन का काइनेमेटिक इक्वेशन लेते हैं तो उस वक्त ये कंडीशन हम मान के चलते कि हमेशा प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई व्हीकल चल रहा है तो यहां पर भी उसके ऊपर का प्रेशर और वहां पर भी उसके ऊपर का प्रेशर सेम ही। मतलब इन काइनेमेटिक इक्वेशंस वी डू नॉट कंसीडर एनर्जी ड्यू टू प्रेशर। इस इक्वेशन में क्यों मैच हो रहा था वो भी बताता हूं मैं, बिकॉज यहां पर इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर भी सेम था, इसलिए वो भी कैंसिल हो रहे थे। इसीलिए न्यूटन का इक्वेशन यहां पर मैच हो रहा था दोनों तरफ, जस्ट बिकॉज न्यूटन के इक्वेशन में प्रेशर कंसीडर नहीं हो रहा था और कोइंसिडेंटली यहां पर भी फिलहाल प्रेशर कंसीडर नहीं हो रहा बिकॉज दोनों का प्रेशर सेम है तो कैंसिल हो रहे है ना। बट अगर मैं बोलूं, इमेजिन करो आपसे, अगर इस सिलेंडर पे अगर मैंने ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया लाइक दिस, और अगर मैं उसको ऊपर से अब दबा रहा हूं लाइक दिस प्रेसिंग, तो यहां का तो प्रेशर एटमॉस्फेयर है, लेकिन क्या यहां का प्रेशर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा? अब नहीं, यहां का जो प्रेशर होगा दैट P इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो मैं प्रेशर अप्लाई कर, प्रेशर अप्लाई। इसका मतलब है अब आप अगर डेरिवेशन को रिव्यू करते हो तो अब आपको यहां पर दोनों तरफ का प्रेशर कैंसिल होते हुए नहीं नजर आएगा। मतलब उस वक्त ये वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो ये नहीं रहेगा, उसमें प्रेशर का भी एडिशन हो जाएगा, उसमें प्रेशर एनर्जी का भी क्या होगा, कंसीडरेशन लेना पड़ेगा। आप सोच सकते हो अगर मैं यहां से इसको और अच्छे से प्रेस करता हूं तो यहां से निकलने वाले लिक्विड का स्पीड और बढ़ जाएगा। इट मीन्स इन दिस केस आपको प्रेशर के भी कंसीडरेशंस लेने पड़ेंगे अगर एंट्रेंस का सम्स आता है, ठीक है ना। सो इन दैट केस कुछ नहीं है, जो आपने ये इक्वेशन लिया था तो यहां पर आप P1 की जगह पर लोगे P0 प्लस PA डिवाइड बाय ρg, इधर लोगे आप PO मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड बाय ρg। अकॉर्डिंगली कैंसिलेशंस करके आप इक्वेशंस को आगे जाके दूसरे तरीके से बना सकते हो। सो दैट इज वेरी सिंपल, हमें सिर्फ फंडामेंटल समझना होगा, करेक्ट। सो मैंने आपको बताया कि क्यों न्यूटन का काइनेमेटिक इक्वेशन सिर्फ इस केस में फिलहाल के लिए वैलिड हो रहा था, लेकिन प्रेशर एक्सेसिव प्रेशर कंडीशन में वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रहा है, करेक्ट। अब हम जाएंगे दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर, जस्ट पे अटेंशन। ओके स्टूडेंट, सो जो दूसरा एप्लीकेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल का वो है वेंचुरी ट्यूब। नाउ जनरली व्हाट इज वेंचुरी ट्यूब? वेंचुरी ट्यूब एक्चुअल में, फिर वेंचुरी मीटर जिसे हम बोलते हैं, वो एक्चुअल में एक डिवाइस होता है जो लिक्विड का फ्लो का वेलोसिटी मेजर करने के काम में आता है। मतलब आप अगर सपोज कोई वेरिंग क्रॉस सेक्शन अगर आ जाता है तो उस वक्त किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वगैरह, फिर कितना प्रेशर डिफरेंस है अगर वो फाइंड आउट करना है तो आप वेंचुरी मीटर या फिर वेंचुरी ट्यूब का यूज कर सकते हो। अब ये कैसे होता है, जस्ट पे अटेंशन। यहां पर आपको दिख रहा है एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन बीच में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वापस एक बार बढ़ रहा है। तो जैसे कि आपको पता है दैट अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन एज वेल एज बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये जो वाइडर रेंज है या फिर वाइडर एरिया है उसके ऊपर
लिक्विड का जो प्रेशर उसमें आएगा, लिक्विड प्रेशर जो महसूस होगा, दैट प्रेशर विल बी मोर एज एरिया इज मोर। ये मैंने आपको बताया भी था, इट इज नॉट लाइक लैमिनार प्रेशर, इट इज लाइक प्रेशर ड्यू टू दी वॉल्स। सो वो जो प्रेशर होता है दैट इज मोर, एंड यहाँ पर जो प्रेशर होता है कंपेरेटिवली वो क्या होता है, कम। तो अगर हमें यहाँ का वेलोसिटी पता है तो हम यहाँ का वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो होता क्या है, सिंपली एज हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मिलकर एक मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं, जो कि हमने स्टडी किया था अगर आपको याद है। तो होगा क्या कि इस लिक्विड के वजह से, जस्ट पे अटेंशन, इस लिक्विड के वजह से एज यहां पर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर इज मोर, सो यहां का जो प्रेशर है कंपेरेटिवली वो ज्यादा है, जिसकी वजह से ये दबा देगा मर्क्यूरी को। ये मर्क्यूरी है यहां पर, सो यहाँ का जो लिक्विड लेवल जो होगा वो मर्क्यूरी को नीचे दबा देगा। बट यहाँ पर जो प्रेशर है लिक्विड का वो कंपेरेटिवली कम है, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा सा है। तो छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर प्रेशर कंपेरेटिवली क्या होता है, कम होता है। वेलोसिटी ज्यादा होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, अगर आपको याद है कि अगर हम किसी पाइप के ऊपर उंगली रखते हैं तो जिसके वजह से एरिया छोटा हो जाता है पाइप का, ओपनिंग का, जिसकी वजह से लिक्विड फास्ट रैपिड वेलोसिटी से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगा लेकिन प्रेशर कम होगा। एज यहाँ का प्रेशर कम है तो यहाँ पर मर्क्यूरी लेवल ऊपर उठेगा, बिकॉज ये लिक्विड उसे दबा ही नहीं रहा है ज्यादा, प्रेशर कम है। यहाँ पर क्या है कि लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है तो वो अच्छे से प्रेस करेगा किसे, मर्क्यूरी को। यहाँ पर प्रेशर कम है तो कम प्रेशर होने की वजह से वो उसे अच्छे से प्रेस नहीं कर पाएगा, करेक्ट। सो अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर, सो दैट डिफरेंस इन प्रेशर हियर विल बी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यस कुछ लोगों ने सही क्लिक किया होगा, दैट प्रेशर डिफरेंस हियर इज रो जी इंटू हाइट डिफरेंस। तो ये लेवल और इस लेवल का जो हाइट का डिफरेंस है दैट इज h। कुछ लोग बोलते हैं सर आप P1 माइनस P2 को रोजी H1 माइनस रोजी H2 भी ले सकते थे। हाँ, तो उसको शॉर्टकट में हमने H1 माइनस H2 को H ले लिया, बस तो रोजी H तो हो गया काम, राइट। सो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे और अब हम इस बर्नौली इक्वेशन को यहां पर पुटअप करेंगे। अब फिलहाल अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे, इस डायग्राम को गौर से देखो, सो 1 इज दिस, 2 इज दिस। 1 का इसका जो सेंटर है और 2 का जो सेंटर है वो यहीं पर है, और इन दोनों का भी जमीन से जो हाइट है, करेक्ट, लिक्विड जिस हाइट से फ्लो हो रहा है, लिक्विड तो हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, लिक्विड अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पर जमीन से जो हाइट है वो तो सेम रहेगा। इसका क्लियरली मतलब है दैट H1 एंड H2 आर सेम, सो दे विल गेट कैंसल्ड। सो आपका इक्वेशन क्या बचेगा, H1 इज इक्वल टू H2। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, ये H1 और ये H2 वगैरह, ये प्रेशर हेड्स का हाइट है, उसकी बात यहां पर चल ही नहीं रही है। ये H1 और H2 जो है वो लिक्विड फ्लो का जमीन से कितना हाइट है उसकी बात चल रही है, वो तो सेम ही, राइट। सो H1 इज इक्वल टू H2 सेम है, तो उसको हम हटा देंगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम, देयरफॉर बर्नौलीज इक्वेशन विल बिकम P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, करेक्ट। नाउ अगर मैं इस P2 को यहां पर लेके आ जाऊं और ये V1 स्क्वायर को उधर भेज दूं तो इक्वेशन हो जाएगा P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी, करेक्ट, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, करेक्ट। नाउ क्या मैं इसको लिख सकता हूं P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी, बिकॉज रो जी तो सेम ही है तो डिवाइड में कॉमन आएगा, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। ये भी सही है, ओके। नाउ व्हाट इज P1 माइनस P2, एग्जैक्टली इट इज रो जी एच डिवाइड बाय रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। तो अब होगा क्या, रो जी कैंसल, सो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज 2G, वहां पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ वेंचुरी ट्यूब। तो अगर आपको V1 पता है और अगर आपको प्रेशर डिफरेंस का हाइट भी पता है, आपको V1 पता है, आपको हाइट पता है, आपको ग्रेविटी पता है 2 तो हमको पता ही होता है, तो हमको V2 स्क्वायर मिलेगा, मतलब यहाँ की वेलोसिटी हमें मिलेगी, वी विल डिटरमाइन द अननोन वेलोसिटी, राइट।
सो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। इट इज वेरी सिंपल। सो बाय दिस वे हम वेंचुरी ट्यूब की मदद से अलग अलग वेलोसिटीज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये सब कुछ जो है आपके सामने अभी अभी दिख रहा है आपको, राइट राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इस बर्नौली प्रिंसिपल का एक और यूज है, वो क्या है, जस्ट पे अटेंशन। तो जो एरोप्लेन होता है, तो एरोप्लेन के केस में एरोप्लेन ऊपर ही उड़ते रहता है ना, करेक्ट। जब वो ऐसे एक पर्टिकुलर स्पीड जब पकड़ लेता है, तो सपोज अगर मैं बोलता हूं आपके सामने फिलहाल अगर ये एरोप्लेन है लाइक दिस सपोज, सो इन दैट केस ये जो है, ठीक है, ये इस तरीके से, और ये उंगली जो है और ये उंगली जो है विंग है, और वो अगर सपोज ऐसे आपकी तरफ अगर आ रहा है, सो इन दैट केस ये जो दो विंग्स है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ एरोप्लेन का हवा में उस जगह पर बने रहने के लिए। विंग्स के ऊपर जो प्रेशर आते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सबसे पहली बात मैं आपको एरोफॉइल स्ट्रक्चर समझ आना चाहता हूं। एरोफॉइल स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाता है तो अब ये बहुत आसानी से समझ सकते हो कि हाइड्रोडायनामिक या फिर एरोडायनामिक लिफ्ट कैसे होता है। सो व्हाट इज एरोफॉइल स्ट्रक्चर, जस्ट पे अटेंशन। आपको ये चीजें जो है वो बहुत काम में आएंगी, बहुत ही ईजी लगेंगी आपको अगर आप इसे बहुत प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हो। जस्ट पे अटेंशन। सपोज अगर मैं बोलता हूं ये कोई एक एरोफॉइल स्ट्रक्चर है, सो हम एरोफॉइल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, करेक्ट। तो मैं एरोफॉइल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बहुत ही सिंपल सा, ये एरोफॉइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब होता क्या है, सपोज अगर ये सिस्टम आगे की तरफ जा रही है हवा में, सो हवा का जो प्रेशर या फिर हवा का जो फोर्स है, हवा इस तरीके से उसके ऊपर लगेगी, करेक्ट। जिसमें से होगा यू, जब हवा इसके ऊपर इस तरीके से लगेगी तो इसके स्ट्रक्चर के वजह से मेजॉरिटी हवा जो है वो ऊपर की तरफ ही फ्लो हो जाएगी, और यहां के वजह से ये जब इधर जाएगी भी तो अपोजिशन आएगा इसे, जिसके वजह से यहां पर जो प्रेशर होगा हवा का, ठीक है ना, करेक्ट। यहां पर जो वेलोसिटी होगी हवा की वो कंपेरेटिवली कम होगी, ज्यादातर वेलोसिटी यहां पर ही होगी हवा की। सो हवा जो होगा वो यहां से ऐसे निकलेगा लाइक दिस, और यहां पर जो होगा वो वेलोसिटी जो होगा वो कम होगी, करेक्ट। नाउ जस्ट पे अटेंशन, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस रीजन में, टॉप रीजन में द वेलोसिटी इज मोर एंड एट द बॉटम लेवल द वेलोसिटी इज लेस। समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लो, जिस रीजन में वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है। हमने वेंचुरी ट्यूब में भी स्टडी किया था, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम, और जहां पर वेलोसिटी कम होती है वहां पर प्रेशर क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलप होता है। सो इन दैट केस होगा ये, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, करेक्ट। सो इन दैट केस यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कम होगा, और यहां पर अगर वेलोसिटी कम है तो यहाँ का जो प्रेशर होगा इस बॉटम रीजन का वो ज्यादा। इन शॉर्ट, द एरोफॉइल स्ट्रक्चर विल एक्सपीरियंस lesser pressure on top and more pressure from the bottom when it will move, करेक्ट। जिसके वजह से क्या होगा कि नेट प्रेशर नीचे की तरफ ज्यादा है, ऊपर की तरफ प्रेशर कम है, जिसके वजह से द नेट प्रेशर विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो पी नेट प्रेशर विल बी द, इमेजिन करो ना एक स्ट्रक्चर है, नीचे से प्रेशर ज्यादा ऊपर से कम है। अगर नीचे से प्रेशर ज्यादा ऊपर से कम है तो वो चीज तो हवा में ही तैरती रहेगी, करेक्ट। और इसी की मदद से इसे एक एरोडायनामिक ऊपर की तरफ फोर्स मिलते रहता है, जिसे हम बोलते हैं एरोडायनामिक लिफ्ट फोर्स, जिसके वजह से ये हवा में तैरते ही रहता है। इसकी वजह से हवा में क्या करता है, तैरती रहता है। अब अगर हम बात करते हैं एरोप्लेन में तो होता क्या है, जस्ट पे अटेंशन। ये एरोफॉइल स्ट्रक्चर में ड्रॉ करो कुछ इस तरीके से, करेक्ट। सर इसका एरोप्लेन के साथ क्या लेना देना है, समझेगा, सब कुछ समझेगा, जस्ट पे अटेंशन। होगा क्या, ये आपका एरोप्लेन है, करेक्ट।
होता क्या है, ये जो आपका एरोप्लेन है, ये विंडोज है सपोज, यहाँ पर पायलट चाचा बैठे, ठीक है ना। अब ये जो पूरा विंग है, ये पूरा विंग का जो स्ट्रक्चर ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ही जो है वो एरोफॉइल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये पूरा विंग जो उसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, वो अगर इस हवा में अगर आगे की तरफ जा रहा है, सपोज ये एरोप्लेन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो ये जितनी भी हवा इसके ऊपर आ रही है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मेजॉरिटी हवा जो है इस स्ट्रक्चर के वजह से ऊपर से ही निकल जाएगी और बहुत कम हवा जो रहेगी वो नीचे पहुंच पाएगी, जिसके वजह से वेलोसिटी ऑन द टॉप विल बी मोर एंड वेलोसिटी ऑन द बॉटम विल बी लेस। बट व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर वो नीचे की तरफ कम महसूस करेगा मतलब, और यहां पर जो प्रेशर है वो ज्यादा महसूस होगा। सो दिस प्रेशर इज लेसर, दिस प्रेशर इज मोर। सो इफ द बॉटम प्रेशर इज मोर, सो जो एरोप्लेन है वो ऊपर की तरफ ही क्या रहेगा, लिफ्टेड। सो ओवरऑल नेट प्रेशर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन जस्ट लाइक दिस। सो जिसकी वजह से इस पूरे विंग पे हमेशा कंटिन्यूअसली एक ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स, प्रेशर हमेशा बना रहेगा, करेक्ट। नाउ एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो इफ pressure is equal to force upon area, force is equal to pressure into area. Now this upward pressure multiplied by the large area of the wing, large area of the wing, wing तो बहुत बड़े होते हैं आपने देखा, large area of the wing with this pressure creates lot more force in the upward direction. This is called as aerodynamic lift force. ये इतना फोर्स है ऊपर के डायरेक्शन में कि वो अलोंग विद द प्लेन, अलोंग विद द पैसेंजर्स के वेट को आसानी से बैलेंस कर सकता है, करेक्ट। एंड दिस एरोडायनामिक लिफ्ट फोर्स इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द एरोप्लेन। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम एरोप्लेन लेके, इसलिए ये तो सवाल है ना हमारे माइंड में कि सर रॉकेट्स वगैरह हम लेके जाते हैं मून पे, या फिर अगर कहीं और मार्स पे जाना है कहीं और, तो हमको रॉकेट्स, जैसे हम बाहर इधर उधर एरोप्लेन से अगर ट्रैवल करते हैं, वैसे एरोप्लेन अगर हम लेके जाए बाहर तो क्या होगा, बस आप समझ चुके हो और क्या होगा। क्योंकि एरोप्लेन सिर्फ एयर में वर्क कर सकता है, बिकॉज एयर के वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, ऊपर प्रेशर मतलब प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा वगैरह। अगर आप ये वैक्यूम में लेके जाते हो तो वैक्यूम में लेके जाने के बाद जब आप बाहर चले जाओगे एटमॉस्फेयर के, वहां पर तो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम में लेके जाने की वजह से कोई हवा ही नहीं होगी जो ऊपर और नीचे से पास होने वाली है। सो प्रेशर ऑन बोथ साइड्स विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम। ऐसे केस में एरोप्लेन उड़ेगा नहीं, वो जगह पे गिर जाएगा, करेक्ट। इसलिए फिर हमें वहां पर रॉकेट सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, करेक्ट। सो एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हवा में, इसके बारे में हमने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के जरिए जाना है। दिस इज अगेन मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, करेक्ट। ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर बहुत जोरों की हवा चलती है तो जो ये शेप के रूफ होते हैं ऐसे, वो रूफ ही उड़ जाते हैं हवा में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर कोई अगर टोर्नाडो आ जाता है, या फिर अगर सपोज बहुत जोरों की अगर हवा चल रही है, तूफानी अगर क्लाइमेट हो गया है, ठीक है, सो ऐसे केस में क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। सपोज मैं बोलता हूं ये कोई घर है, ये उसका रूफ है। अब अगर सपोज जोरों की हवा चल रही है तो जनरली क्या होता है, नॉर्मली घर के अंदर जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर घर के अंदर, और फिलहाल अगर सपोज हवा कुछ नहीं चल रही है तो ऊपर से भी जो प्रेशर आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वजह से रूफ पे ऊपर से आने वाला प्रेशर और नीचे से आने वाला प्रेशर सेम होता है, जिसकी वजह से रूफ अपनी जगह पे वेट की वजह से बचा हुआ है। बट जब जोरों की हवा चलती है और हवा जब ऐसे आती है, करेक्ट, सो इन दैट केस ये हवाएं जब इधर से जाएंगी तो इस स्ट्रक्चर के वजह से मेजॉरिटी जो फ्लो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और इसके वजह से ये जो रीजन है यहां पर हवाएं कम होंगी। इसका मतलब है मेजॉरिटी हवा का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ जाने की वजह से ये रूफ के टॉप पे वेलोसिटी ऑफ द एयर इज मोर, और यहां पर जनरली अंदर की तरफ तो कुछ भी नहीं है, कोई हवा नहीं जा रही है जनरली, ठीक है। सो यहां पर जो थोड़ा सा प्रेशर होता है ऊपर का वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कम हो जाता है। सो इसका मतलब है इस प्रेशर को, यह हवाओं की वजह से आने वाली वेलोसिटी की वजह से अब टॉप का इधर का जो इफेक्टिव प्रेशर है वो लेस है। अंदर का कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ऊपर का प्रेशर मोर वेलोसिटी लेस प्रेशर कंडीशन की वजह से ऊपर का प्रेशर लेस हो गया, और ये जो नीचे का प्रेशर है रूफ के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तो वैसे का वैसा ही बना हुआ है, जिसकी वजह से अब क्या होगा,
इस रूफ पे ऊपर से आने वाला प्रेशर लेस है और अंदर से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो मोर है, जिसके वजह से ड्यू टू दैट प्रेशर डिफरेंस वो रूफ जो होता है वो हवा में उड़ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये रूफ ऐसे उड़ रहा है, चला गया होगा, ठीक है ना, करेक्ट। दिस इज ऑल ड्यू टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, करेक्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जब जाएंगे उस वक्त हम किसी और चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, बिकॉज फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का जो मेन पार्ट था आपके सिलेबस का वो यहीं पर क्या हो गया खत्म। इसके एमसीक्यूज देखेंगे हम लोग, एज वेल एज कोई नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।